जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी लाइन से हट करके ये जो हिंदू सीएम या यहाँ पे जम्मू का सीएम की बात कही गई, तो जिस किसी के द्वारा ये नैरेटिव चलाया गया उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? ये पार्टी हाईकमान को सोचना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि इस प्रकार की जो बात निकालना, हिंदू सीएम की बात करना, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी की ओर से, हमारे पार्टी कार्यालय की ओर से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से ये गाइडलाइन मिली होती तो फिर इस बात को कहा भी जा सकता था, परंतु ये बात तो यहाँ जम्मू में चली है। तो जम्मू में चली है तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हाईकमान को देखना चाहिए कि ये मुद्दा क्या है। कश्मीर में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, कश्मीर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कश्मीर में इसी लाइन से नुकसान हुआ है। इसके साथ अगर दूसरी लाइन देखें कि ये सब जितने आज़ाद खड़े हैं हमारे, ये सारी बातें जो अगर हम देखें तो ये सारी पार्टी के विरोध में जाती हैं, जिसका खमियाजा पार्टी ने भुगता है। उमर साहब ने कम से कम डिप्टी सीएम तो हिंदू और जम्मू का दिया है। मैं उनका धन्यवादी हूँ कि पहली बार उनको याद आई कि जम्मू भी कहीं है। ना तो उनके दादा ने कभी दिया, ना उनके पिता ने कभी दिया। अगर अभी दिया है तो ये जम्मू वालों के दबाव में, इनकी एकजुटता के कारण, जब देखा है कि जम्मू के लोग भी एकजुट होने लगे हैं, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं, तो एक दबाव में आकर उन्होंने यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद और उनको बधाई पेश करता हूँ। और बधाई डिप्टी सीएम साहब को भी, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी हमारे तरह एक पहरेदार बन के खड़े रहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम और खासकर जम्मू जो है, सीएम साहब तो वहाँ देखेंगे, डिप्टी सीएम साहब जम्मू के अवाम की हर एक जो वो है सहूलियत, उसके ऊपर अपनी नजरसानी करते रहे। मैं बंद किया। अगर आप कोई बोलेगा कि उन सबको जेलों से छोड़ दो, फिर वही हालात कर दो, तो वो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की। वो छूटेंगे नहीं ना ऐसे? नहीं, ऐसे कैसे छूटेंगे? पहले तो उनका अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना एलजी साहब का। एलजी साहब अप्रूवल देंगे? नहीं, जब वो अंडर ट्रायल हैं तो ये कोर्ट का नहीं ना, ऐसे छूटेंगे नहीं, ऐसे नहीं छूटेंगे, परंतु जो एलजी साहब का अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। एलजी साहब का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब जो इस प्रकार का अप्रूवल दे पाएंगे। अपोजिशन किसके खिलाफ होगी? देखिए, अगर ये ऐसा बिल भी आता है असेंबली में तो तब तो ये इसका विरोध होगा ना, कि वो बिल पास नहीं होने चाहिए इस प्रकार के जो देश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी। साहब ने करने ना, फिर तो आपको एलजी साहब के खिलाफ भी मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ लगेगा पार्टी, वो पार्टी लाइन की बात है, क्या तय करती है पार्टी। एलजी साहब भी तो आपके ही हैं। देखिए, एलजी वो प्रशासनिक एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। वो इस प्रकार किसी पार्टी के नहीं होते। जब वो ऐसे सीट के ऊपर बैठते हैं, वो कांग्रेसी गवर्नर हैं। मतलब अगर करना पड़े तो आप एलजी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, जरूरत हुई तो जरूरी है। उसमें ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके ऊपर पार्टी जो अपनी लाइन तय करेगी किस प्रकार करना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोटेस्ट हमने एलजी के खिलाफ देखा नहीं इन 6-7 सालों में। क्यों नहीं? कब हुए? जब अलग अलग विभागों के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुए तो उसका मायने क्या था? किस विभाग की? बहुत से स्मार्ट सिटी की खास मुलाकात में हमारे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजीव चाणक्य जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद जी। चाणक्य साहब, अगर बात करें हम भारतीय जनता पार्टी जम्मू से जो मैंडेट मिला 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, क्या रोल रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? सर्वप्रथम मैं आज करवा चौथ का एक पर्व है, उस पर्व पर सभी जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। और इतना बड़ा मैंडेट देने के लिए संपूर्ण जम्मू की जनता का धन्यवाद भी करता हूँ कि सभी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और हमारा वोट शेयर बढ़ा है। आने वाले दिनों में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक भूमिका है, वो एक बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि एक तगड़ा विपक्ष बन के जो है भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। और जो जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी होगी, यानी जम्मू ही नहीं कश्मीर में भी जो बेइंसाफ़ी होगी, उसके ऊपर पूरी पैनी निगाहें रहेंगी हमारे नेताओं की, ताकि किसी को भी कोई किसी सुविधा के लिए महरूम ना रहना पड़े। क्योंकि माननीय मोदी जी का जो एक उद्घोष है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी उद्घोष को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में उसको हम सार्थक करके दिखाएंगे, ताकि जम्मू के लोगों को इंसाफ मिल पाए। सर साहब, जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मिला है, कुछ पार्टीज के नेता कह रहे हैं कि वो जो नैरेटिव सेट किया गया था कि
जम्मू का सीएम, हिंदू सीएम और हिंदू खतरे में है, इस तरह का जो नैरेटिव एक सेट किया गया था, कुछ वीडियोस वायरल करवाई गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उस कारण से लोग जो हैं एक साइड हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया कि हमें जम्मू का सीएम देखने को मिलेगा। और वो असंभव था। अगर आप जम्मू की सीटों पे आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो, 47 सीटें हैं और 47 सीटों पे आप लड़ नहीं रहे हो, तो फिर कैसे आपने वो पूरा मैंडेट लेना था और कैसे आपकी सरकार बननी थी? देखिए, हम 62 सीटों के ऊपर लड़ रहे थे, लेकिन कुछ जो था, कुछ गलतियाँ रही जिनकी वजह से, क्योंकि ये हिंदू सीएम ये पार्टी लाइन नहीं थी। ये जिन लोगों ने भी कहा, जहाँ जिस तरह से वो मीडिया में शाया हुआ, मुझे लगता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की बात जो थी वो नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि वाहिद भारतीय जनता पार्टी है कि जो सबको साथ लेके चलती है। जब हम सबके विकास की बात करते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ हैं, उसमें फिर किसी एक व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकता कि आप एक को छोड़ के बाकियों को लेके साथ चलेंगे। हमने सबका विकास कहा है, सबका विश्वास जीतने की बात की है। कश्मीर में भी हमने अपना जो वहाँ की आवाम का विश्वास जीता है, इसलिए हमारे कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो मार्जिनली हार गए। आगे देखिए, भविष्य में वहाँ भी कमल खिलेगा, क्योंकि वादी कश्मीर जो है वो कमल के लिए फर्टाइल है, वहीं पे ज़्यादा कमल होता है और आने वाले दिनों में आपको कमल ही कमल दिखेगा। चढ़ साहब, जिस तरह के स्टेटमेंट्स योगी जी या बड़े बड़े जो दिग्गज नेता यहाँ पे आए और यहाँ से जाने के बाद उनके द्वारा दिए गए, अगर योगी जी की हम बात करेंगे तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अब मस्जिदों पे जो है वो आपको स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे, सड़कों पे नमाज पढ़ते हुए लोग देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स थे, क्या इससे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो दिग्गज नेता हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं उतना मेरा कद है कि मैं उनकी बात के ऊपर कुछ कह सकूं। परंतु ये ज़रूरी है कि हर एक मजहब का एहतराम, यानी जो मस्जिदें हैं उस तरह की डेवलप की जाए कि लोगों को सड़कों के ऊपर नमाज ना पढ़नी पड़े। उस तरह की जो व्यवस्था जो दी जाए समाज को कि लोग सड़कों के ऊपर ना पड़े, एक अच्छी जगह, इबादत की जगह जो हो वहाँ इबादत करें। उस प्रकार की जो बात है वो हम भी चाहते हैं कि इबादत की जगहें बढ़नी चाहिए। भाऊ फोर्ट में मस्जिद है, हमने साथ होकर बनवाई है, और इसका पहले एरिया कम था, तो कुछ मंदिर की जगह थी जहाँ जो वहाँ के जो स्टैंड की जगह थी। तो जब मस्जिद कमेटी ने कहा कि कुछ जगह हमें 20-22 फीट चाहिए, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमने साथ होकर दीवार लगवाई और उसका एरिया बढ़ा है। क्योंकि हम देखते हैं कि सर्दियों में यहाँ कश्मीर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी सभी लोग भाऊ फोर्ट में आते हैं और यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और जगह कम पड़ जाती है। आज एक हमने मॉडल और मॉडर्न मस्जिद जो है भाऊ फोर्ट को दी है। ये शाही मस्जिद 16वीं शताब्दी की बनी है। ये यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक है। हम अपने जो स्थानीय बात है वो लेके चलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है वो उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। एक स्टेटमेंट उनका और भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि किसी मौलाना ने उनको राम राम कहा, उनको आदर सम्मान दिया, और वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि अब तो मतलब वहाँ पे शुरुआत हुई है और आने वाले समय में राम राम के सिवा जो है वहाँ पे और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। देखिए, ये तो आदान प्रदान होता है। हम भी कई बार कहीं से आवाज़ आती है, कोई फ़ोन आता है जहाँ कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम बोलने में कोई दिक्कत है क्या? अदावर जब हम बोलते हैं, ये देखिए, ये कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं उनको एक मजहब के साथ जोड़ दिया है। जब हम राम रहीम की बात करते हैं तो राम साथ जुड़ा है, बिल्कुल। तो फिर राम राम कहने में या रहीम कहने में दिक्कत क्या है? हम लोगों को वो नहीं। अब भारत माता की जय कहते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि भारत माता की जय। वहीं अगर मादरे वतन हिंदुस्तान कहा जाए, यानी तर्जुमा है उसी का, यानी उर्दू भाषा में मादरे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो यहाँ भारत माता की जय। अगर हम इससे आगे बढ़ें तो हम जब पूजा आरंभ करते हैं हम बोलते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम मुस्लिम में देखें, वो अरबिक है, ये संस्कृत है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि खुदा तेरे नाम से शुरू कर देते हैं। तो वहाँ भी वही कहा है, यहाँ भी वही कहा है, सिर्फ एक भाषांतर है। मेरा जो मानना है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो एक है। इबादत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक है। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं डॉक्टर्स, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी डॉक्टर हो, जब उन डॉक्टर हार जाते हैं किसी
पेशेंट को लेकर, तो वो बोलते हैं ऊपर वाला ही सहारा है, चाहे वो किसी मजहब का हो। ये ऊपर वाला है कौन, उसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन हमारा जो डेस्टिनेशन है, नाम हम कोई कहें लेकिन रास्ता अलग अलग हो सकता है, पहुंचना एक ही जगह है, हमारा गंतव्य स्थान एक ही है। चर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी लाइन से हट करके ये जो हिंदू सीएम या यहाँ पे जम्मू का सीएम की बात कही गई, तो जिस किसी के द्वारा ये नैरेटिव चलाया गया उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? ये पार्टी हाईकमान को सोचना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि इस प्रकार की जो बात निकालना, हिंदू सीएम की बात करना, अगर ये राष्ट्रीय पार्टी की ओर से, हमारे पार्टी कार्यालय की ओर से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से ये गाइडलाइन मिली होती तो फिर इस बात को कहा भी जा सकता था, परंतु ये बात तो यहाँ जम्मू में चली है। तो जम्मू में चली है तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हाईकमान को देखना चाहिए कि ये मुद्दा क्या है। कश्मीर में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को? हाँ, कश्मीर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कश्मीर में इसी लाइन से नुकसान हुआ है। इसके साथ अगर दूसरी लाइन देखें कि ये सब जितने आज़ाद खड़े हैं हमारे, ये सारी बातें जो अगर हम देखें तो ये सारी पार्टी के विरोध में जाती हैं, जिसका खमियाजा पार्टी ने भुगता है। इसकी भरपाई जो है ये अब नहीं की जा सकती। सर साहब, एक तरफ 29 सीटें और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष चीफ का हारना रविंदर रैना जी का, कैसे देखते हैं, क्या कारण रहे? देखिए, माननीय रविंदर रैना जी ने जिस प्रकार जीत तोड़ मेहनत पूरी स्टेट में की, उसका परिणाम है कि आज जम्मू में ये हमें सीटें देखने को मिल रही हैं। वो स्वयं इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते तो मुझे लगता है कि और भी सीटें निकलती। उनको कुछ देर अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहना पड़ा, जिसका भी कारण है कि हम लोगों को थोड़ा सा ये नुकसान हुआ है। अगर वो क्षेत्र में होते और एक अच्छे ढंग से कैंपेन कर पाते, एक स्टार कैंपेनर थे, लेकिन और लोग सीट बचा नहीं पाए। देखिए, हमेशा ऐसा रहता है, दीपक तले अंधेरा, ये तो रहता ही है। मेरा जो मानना है कि उन्होंने जितना टाइम स्टेट को दिया है उतना टाइम वो अपनी सीट पर नहीं दे पाए, और उसके कारण जो कुछ बात हुई होगी। बाकी रविंदर जैसा नेता यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है। अच्छे वक्ता हैं, अच्छी सोच रखते हैं, संगठन को कैसे आगे बढ़ाना, वो उनकी एक बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर हैं। उस प्रकार से वो अपना काम कर रहे हैं, सराहनीय है। सर साहब, आपने कहा कि एक अपोजिशन स्ट्रांग मिली है और स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे किसके खिलाफ? देखिए, स्ट्रांग अपोजिशन जब होती है तो वो अपोजिशन सत्ता पक्ष के खिलाफ होती है। सत्ता पक्ष में अगर लगे कि कुछ बेकार आ रहे हैं, कुछ जन विरोधी फैसले आ रहे हैं, कुछ उस प्रकार के जो कार्य प्रणाली है सत्ता पक्ष की, तो विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभाता है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो सबसे पहले जो उन्होंने मैनिफेस्टो के जरिए वादे किए होते हैं लोगों से, उनको पूरा करने की कोशिश करती है। आपके हिसाब से कौन से ऐसे वादे हैं जो देश विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं, जिसको आप जो है अपोज करेंगे? देखिए, कश्मीर के हालात जो थे बड़े ख़राब हालात थे, और उन हालात को मरकज़ ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जी तोड़ मेहनत के साथ उस हालात को कंट्रोल किया, और जितने भी ऐसे लोग थे, ऐसे अनासर थे, उनको जेलों में बंद किया। अगर आप कोई बोलेगा कि उन सबको जेलों से छोड़ दो, फिर वही हालात कर दो, तो वो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की। वो छूटेंगे नहीं ना ऐसे? नहीं, ऐसे कैसे छूटेंगे? पहले तो उनका अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना एलजी साहब का। एलजी साहब अप्रूवल देंगे नहीं, जब वो अंडर ट्रायल हैं तो ये कोर्ट का नहीं ना, ऐसे छूटेंगे नहीं, ऐसे नहीं छूटेंगे, परंतु जो एलजी साहब का अप्रूवल लेना पड़ेगा ना। एलजी साहब का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब जो इस प्रकार का अप्रूवल दे पाएंगे। अपोजिशन किसके खिलाफ होगी? देखिए, अगर ये ऐसा बिल भी आता है असेंबली में तो तब तो ये इसका विरोध होगा ना, कि वो बिल पास नहीं होने चाहिए इस प्रकार के जो देश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी। एलजी साहब ने करने ना, फिर तो आपको एलजी साहब के खिलाफ भी मतलब प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ लगेगा पार्टी, वो पार्टी लाइन की बात है, क्या तय करती है पार्टी। एलजी साहब भी तो आपके ही हैं। देखिए, एलजी वो प्रशासनिक एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। वो इस प्रकार किसी पार्टी के नहीं होते। जब वो ऐसे सीट के ऊपर बैठते हैं तो वो फिर सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं होते। नियुक्त तो सेंटर ने किया ना, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और सिलेक्टेड हैं, पॉलिटिकल नेता हैं वो।
ये हमेशा ऐसा होता आया है, आज कोई नई बात नहीं है। जहाँ भी कोई गवर्नर, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या जितना भी ये होता है, कोई नॉमिनेशन जो पार्टी ही करती है, जहाँ इलेक्शंस होती हैं, जहाँ वो किसी न किसी पार्टी द्वारा वोट करके ही उनको वहाँ पर बनाया जाता है, ना कि कोई स्वयं गवर्नर कहीं बन जाता है या एलजी बन जाता है। जब कांग्रेस का कार्यकाल रहा तो कांग्रेस भी तो अपने कार्यकाल में ऐसे इस प्रकार से गवर्नर लगाती थी, तो इसका ये मायने थोड़ी था कि वो कांग्रेस ही गवर्नर है। मतलब अगर करना पड़े तो आप एलजी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, जरूरत हुई तो जरूरी है, उसमें ये नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ऊपर पार्टी जो अपनी लाइन तय करेगी किस प्रकार करना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोटेस्ट हमने एलजी के खिलाफ देखा नहीं इन 6-7 सालों में। क्यों नहीं? कब हुए? जब अलग अलग विभागों के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुए तो उसका मायने क्या था? किस विभाग के? बहुत से स्मार्ट सिटी के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हुए, कहाँ पे? जहाँ पे हुए, हमने भी किए, आपने भी कवर किए। आपकी बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई दीवार पर लिखा हुआ अक्षर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से बनती है। जो कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है, इट मीन्स बीजेपी कर रही है। आपने कितने प्रोटेस्ट किए एलजी के खिलाफ? हमने एलजी के खिलाफ नहीं किए, हमने अधिकारियों के खिलाफ किए, जो अलग अलग विभागों में कहीं हमें अनियमितता दिखी उसके खिलाफ हमने किए। तो इसका सीधा सीधा मायने होता है। स्मार्ट मीटर लग रहे थे तब तो नहीं किया आपने प्रोटेस्ट? देखिए, स्मार्ट मीटर जो है ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि स्मार्ट मीटर के वजह से लोगों को तकलीफ आ रही है। हमारे घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। वो कौन लोग थे जो कठुआ में परसों मारे खा रहे थे पुलिस से? अब मुझे नहीं पता, ये कठुआ की, आप जम्मू की बात करिए, कठुआ की मुझे नहीं पता कि कौन लोग थे मारकर। कठुआ से भी तो बीजेपी जीती है ना? बिल्कुल जीती है। कठुआ भी जम्मू में ही आता है। अब एनसी की सरकार है, तो अगर उनको लगता है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए तो फिर ये रोक देने चाहिए। तो उन्होंने तो वादा किया है स्मार्ट मीटर हट जाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। अगली लाइन भी आप उसकी पढ़िए ना, कि 200 यूनिट बिजली के बाद अगर उनके थोड़े भी यूनिट ऊपर हुए तो वो आपको 200 यूनिट के भी देने पड़ेंगे। यहाँ तो ये है कि 200 जो है इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन 200 को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये कहाँ है फ्री बिजली? आपके पास है कहाँ देने के लिए? आपकी जो जब सरकार रही, चाहे वो फारूक सरकार रही हो या शेख सरकार रही हो, उसी दौरान जो था एनएचपीसी से समझौता हो गया। ये इनके पास तो, स्टेट के पास तो एक भी प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां से ये बिजली लेकर जो अपनी स्टेट में दे सकें। तो फिर इस प्रकार की बातें करना मुझे नहीं लगता कि कोई इनके पास है। जब अधिकारी बता रहे हैं कि 5,000 करोड़ रुपया जो हमें एनएचपीसी को देना पड़ता है, केंद्र को देना पड़ता है, तो जो हमें यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो 2,500-3 हजार करोड़ रुपए होता है, तो हम आगे ही 2,500-3 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो इस प्रकार की छोड़ रहे हैं, इतनी हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये एक लॉलीपॉप है, ये कोई इस प्रकार का जो काम नहीं होने वाला कि जिससे लोगों को एक राहत मिलेगी। आप चाहते क्या हो कि लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले या नहीं मिलनी चाहिए? मैं बोलता हूँ 200 नहीं, 600 यूनिट मिलनी चाहिए। 200 यूनिट की बात क्यों करते हैं? 600 यूनिट मिलनी चाहिए, लेकिन अपना रेवेन्यू भी तो जनरेट करे ना। जब तक आपके पास यहाँ के एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप लोगों से बड़े बड़े वादे करते हो। आपने तो यहाँ पर हमारे युवाओं का फ्यूचर स्पॉइल किया है। अब आपने जो खेती बोई है डेली वेजर्स की, काटनी आपने है, करिए उनको परमानेंट। आपने तो कहा था कि जिस वक्त आपने डेली वेजर्स लगाए कि हम 7 वर्ष बाद इनको पक्का करेंगे। कई तो बेचारे मर गए, कई जो रिटायरमेंट की एज पे हैं। इस प्रकार के डेली वेजर आपके लगाए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार उस समय रही उनके लगाए हुए हैं। आज वो रिटायरमेंट की एज पे हैं। पहला काम तो कीजिए भैया, उनको नियमित कीजिए। आपने भी तो 2014 में वादा किया था, 2019 में वादा किया था, डीडीसी में वादा किया। हमने कोई डेली वेजर नहीं लगाया, फिर भी हमने बहुत से नियमित किए हैं। हमने अगर वादा किया था तो हमने उनको बाई पार्ट कोशिश की थी नियमित करने के लिए। अभी कुछ रह गए हैं, जो रह गए हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में है, क्योंकि इनकी बोई हुई खेती है। तो ऐसा होता है, जो किसान खेती बोता है काटता भी तो वही है। नियमित कौन हुआ है? नियमित हुए हैं बहुत से डिपार्टमेंट्स में, पीडीडी में भी हुए हैं, पीएचई में भी हुए हैं भैया। सर नहीं हुए? हुए हैं सर नहीं हुए, रो रहे हैं बेचारे, वो भी प्रोटेस्ट कर नहीं। रहे हैं। कुछ जो इनसे पहले एक सूची निकली थी जो 2014-15 में, उसमें काफी लोग जो नियमित हुए। 2014-15 में? हाँ, 15-16 में। 15-16 जी जी।
तो अब भारतीय जनता पार्टी कब शुरुआत करेगी, मतलब प्रोटेस्ट करना, सड़कों पे आना? क्योंकि अभी तक तो कुछ शांति सी बनी हुई है, कोई दिख नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी कहीं ग्राउंड पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 आवर 365 दिन अपने कार्यकर्ताओं में है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो लोगों के पास उनका धन्यवाद करने जा रहा है। इस धन्यवाद के बाद जो नया काम शुरू होगा, वो जब जैसे इस सरकार के मंसूबे बाहर आएंगे, उन मंसूबों के ऊपर पानी फेरना हमारा काम है। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ वो मंसूबे हुए तो हम यहाँ चलने नहीं देंगे। 12 सिलेंडर अगर मिलते हैं गरीब लोगों को तो वो कहाँ जनता से के देंगे? खिलाफ होंगे। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? कहाँ है इनके पास 12 सिलेंडर? पर पर्सन अगर किसी को राशन मिलता है वो कहाँ जनता से के खिलाफ देंगे? होगा। कहाँ से देंगे? इन्होंने तो चीनी भी कहा देने के लिए, कहाँ से देंगे? तेल भी कहा है देने। अब भैया कटोरा लेके मांगने जाना है मरकज के पास। इनके पास अपनी जनरेशन क्या है? आज तक इन्होंने 1947 से लेकर आज तक सरकार बनाई, लेकिन यहाँ पर कौन सा ऐसा इन्होंने वो बनाया कि जिससे जम्मू कश्मीर सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो सके? इस प्रकार की पद्धति तो कोई इन्होंने बनाई नहीं। तो फिर आज आके जाना है मरकज के पास। तो मरकज इतना पैसा जो है वादे आप करो और उसका खमियाजा पड़ोसी भुगतेगा। ये कैसे हो सकता है? तो पड़ोसी कहाँ है? वो तो घर के बड़े हैं ना। घर के बड़े तो हैं, लेकिन जब जब पार्टियों की बात आती है, सरकार की बात आती है, फिर इसी प्रकार का होता है कि वादे अगर आपने वादे किए हैं तो वादे आपने ये भी देखना है कि हमने जनरेशन कहाँ से करनी है। आपने रोशनी एक्ट यहाँ पर लाया, आपने लोगों को कहा कि हम आपको बिजली जो है वो बड़े सस्ते दामों पर देंगे। आपने जमीनें हमारा जम्मू कश्मीर का जो जितने भी आउटस्कर्ट्स थे वो सारे जो इंक्रोच करवा दिए रोशनी के नाम पर। आपने रोशनी एक्ट नहीं बना सके। आपने कहा कि हम बजालता में यहाँ पर वो क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे जम्मू के लिए, एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा जो बहुत बड़ा, उसके ऊपर करोड़ों रुपए जो है वो निकल गया, लेकिन आज तक हमें वो नहीं दिखा। यानी इस प्रकार का अगर देखें, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जो पद्धति रही है, इस पद्धति से जम्मू की आवाम जो है वो नाखुश है। ये सिर्फ वादे करते हैं, वादे निभाना इनको आता नहीं है। अगर इनकी रोशनी अगर इनकी चल गई होती तो हमें लगता है कि ये 12 सिलेंडर भी देंगे, ये चीनी भी देंगे, ये 10 किलो अनाज भी फ्री देंगे, ये और भी जो इन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली भी देंगे। इस प्रकार के जो वादे हम इनके तब मानते, परंतु इन्होंने आज तक रोशनी एक्ट जो है उसी में ये विफल हो गए। विचार साहब, अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर जीत करके आए हैं और जो आप कह रहे हो कि स्ट्रांग अपोजिशन होगी, अब स्टेटहुड से कितना दूर हैं और स्टेटहुड के बाद जम्मू कश्मीर के हालात क्या लगता है आपको? कितने और सुधरेंगे या सुधरे हुए हैं या खराब होंगे? क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के पटल पर कहा है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, तो इट मीन्स वापस देंगे। 10 नवंबर से पहले? 10 नवंबर की बात नहीं है, इसमें वो तय करेंगे, मरकज तय करेगी कि कब देना है। हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के देखे जाएंगे, ये किसी के कहने के ऊपर थोड़ी होगा। अभी ठीक जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं अब देखते हैं नई सरकार के इसमें क़यादत में किस प्रकार के बनते हैं। पहले तो ठीक थे? पहले तो बिल्कुल ठीक थे। आप देख रहे थे कि हालात, अगर वहाँ पर इनका जो कोलिशन पार्टनर है राहुल गांधी, उनकी दादी भी कभी ऐसे खुलेआम नहीं घूमे होंगे पैदल, जिस प्रकार राहुल जो वहाँ पर घूम रहे थे और जगह जगह आइसक्रीम और कॉफ़ी जाकर वो ले रहे थे। तो इससे क्या ज्ञात होता है? नहीं तो कोई भी अगर केंद्रीय नेता कश्मीर में जाता था तो कश्मीर बंद, फोर्सली बंद, कोई वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बंद करवाती थी, फोर्स बंद करवाती थी ताकि उन नेताओं के ऊपर हमला ना हो जाए। ये तो हमने देखा कि अमित शाह जी जब गए तो पूरा कश्मीर खुला था। जो पहली बार ये सारे हालात ठीक होने के बाद हम लोग उस मीटिंग में गए थे, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी वहां पर हुई, हम लोग गए तो हमें सोचा कि जिस प्रकार पहले होता था वैसा ही होगा। हमने देखा टोटल कश्मीर खुला हुआ, और यहाँ हमारी SKCCI में मीटिंग हो रही थी, वहां तक जो गाड़ियां पूरी चल रही थी, कहीं कोई बैरिगेशन नहीं थी, कहीं पर किसी को रोका नहीं गया। बैरिगेशन अगर थी तो उसके अंदर एंट्री में थी। इस प्रकार के हालात अगर जम्मू कश्मीर में बने हैं तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी को श्रेय जाता है कि जिन्होंने अपनी पूरा बलपूर्वक अपना दिमाग लगाते हुए, अपनी नीतियों को वहां पर लागू करते हुए कश्मीर के हालात सुधारे हैं। और कश्मीरी आज जो हैं उनको दुआएं दे रहे हैं। जितना भी बिजनेसमैन है
वो कहता है कि 30 सालों में हम लुट गए, जितना कमाया था खाया। आज फिर सियाहत बढ़ी है, वहाँ टूरिज्म बढ़ा है, तो उसकी वजह से आज हमारी जेबों में पैसे आने लगे। हमें यहाँ से बच्चों को बॉम्बे भेजा था पढ़ने के लिए, आज स्कूल कॉलेज पूरे जो हैं वो कश्मीर वैली में खुल गए हैं। आज फिर वही वातावरण है जो 90 से पहले था। तो ये वातावरण बनाने में मरकज सरकार का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का एक बहुत बड़ा रोल है। और उस रोल में किए हुए काम जो हैं, अगर आप कहें कि इनको एक लॉलीपॉप देने के लिए कि स्टेटहुड वापस दिया और ये फिर वही हालात करेंगे, फिर गृह मंत्रालय इनके पास आएगा, फिर ये उनको बोलेंगे आओ जी हम टॉफियां मांग रहे हैं, आ जाओ आप, फिर ये पत्थरबाजी शुरू होगी, फिर हमारे सैनिकों की दुर्गति होगी, फिर हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जब जाएंगी तो उनकी गाड़ियों के ऊपर पत्थर और उनके सैनिकों को पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति बनाने की जो है वो अभी हमें लगता नहीं है कि जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि सभी लोग संयम बना के रखें। कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले दिनों में फिर एक अच्छा प्रदर्शन प्रदेश में करेगी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारे चुने हुए नुमाइंदे सब जो हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता की बहबूदी के लिए, इनके उत्थान के लिए, विकास के लिए सब लड़ेंगे और सबको इंसाफ दिलाएंगे। किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं रही तो किस प्रकार से ये काम चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सक्षम है कि वो हमारे जो जम्मू की आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम है, उनको अगर कहीं किसी अवस्था में दूर रखा जाता है तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी भरपाई कराएंगे। हमारा जो एक उद्घोष है अंत्योदय, उसको हम यहाँ से समाप्त नहीं होने देंगे। पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक वो केंद्र सरकार की सुविधाएं, जन कल्याण योजनाएं और जम्मू कश्मीर सरकार जो यहाँ कहने जा रही है, करने जा रही है, वो भी वहां तक पहुंचे, उसके हम चौकीदार और पहरेदार बन के खड़े रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक मुराद जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कुछ नेताओं ने, जिस तरह से आपने कहा डोगरा सीएम, हिंदू सीएम की मांगी थी, वो ना सही, लेकिन उमर साहब ने कम से कम डिप्टी सीएम तो हिंदू और जम्मू का दिया है। मैं उनका धन्यवादी हूँ कि पहली बार उनको याद आई कि जम्मू भी कहीं है। ना तो उनके दादा ने कभी दिया, ना उनके पिता ने कभी दिया। अगर अभी दिया है तो ये जम्मू वालों के दबाव में, इनकी एकजुटता के कारण, जब देखा है कि जम्मू के लोग भी एकजुट होने लगे हैं, 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं, तो एक दबाव में आकर उन्होंने यहाँ पर डिप्टी सीएम दिया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद और उनको बधाई पेश करता हूँ। और बधाई डिप्टी सीएम साहब को भी, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप भी हमारी तरह एक पहरेदार बन के खड़े रहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम और खासकर जम्मू जो है, सीएम साहब तो वहाँ देखेंगे, डिप्टी सीएम साहब जम्मू के अवाम की हर एक जो वो है सहूलियत, उसके ऊपर अपनी नजरसानी करते रहें। बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे से भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता राजीव चाणक्य जी। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।